प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आज की वार्ता में इस बीते सप्ताह की कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा हम करेंगे। चर्चा का पहला विषय है हमारी न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय। मैं अपनी बात हफीज़ जालंधरी साहब की एक गज़ल के कुछ शेरों से करता हूँ, जो इस संदर्भ में कुछ मायने रखते हैं। शेर यूँ हैं: आने वाले जाने वाले हर ज़माने के लिए आदमी मजबूर है नई राहें बनाने के लिए। ढल रही है शाम, ढल रही है शाम, और अभी दूर है मंजिल। ये सफ़ीर मजबूर है एक चिराग जलाने के लिए। सच में कई बार जब पुरानी व्यवस्था जर्जर अथवा निरर्थक होने लगती है, तब नए रास्ते ढूंढने ही पड़ते हैं। हमारी न्यायपालिका के संदर्भ में हम एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। सरकार उसकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 71,000 मामले लंबित हैं तथा विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में तो इनकी संख्या 59 लाख है, जैसा कि देश के विधि मंत्री ने राज्यसभा में विगत 22 अगस्त 2022 को बताया था। दुनिया में कहीं भी न्यायालयों के समक्ष इतने मामले लंबित नहीं हैं। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई कॉलेजियम व्यवस्था को भी सही नहीं मानती है। समूचे देश में इस विषय पर अभी चर्चा भी चल रही है। बंधुओं, मैं कोई विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मेरे विचार में भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कॉलेजियम की यह व्यवस्था वास्तव में न्याय सम्मत तथा पारदर्शी नहीं लगती। ये इसलिए भी कि किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां स्वयं न्यायाधीश ही दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, जैसा कि अभी कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। फिर दोहराता हूं कि किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं है कि न्यायाधीश खुद दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था 1993 में सेकंड जजेस केस के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू की गई। अब ये सुन लीजिए, यह व्यवस्था ना तो संसद में स्वीकृत किसी कानून के अंतर्गत की गई, ना ही भारतीय संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था का प्रावधान है। अतः ऐसी व्यवस्था की वैधता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। जैसा मैंने कहा है, मैं एक विधि विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर राजनीति का थोड़ा सा अध्ययन मैंने भी किया है। साथ ही मैं कई वर्ष विदेश में, विशेषकर अमेरिका में रहा हूँ और वहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कुछ जानकारी रखता हूँ। यहाँ कुछ तथ्यों को रेखांकित करना आवश्यक है। निस्संदेह भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले 16 महाजनपद थे जहाँ किसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन तब परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न थीं। आज के युग में सबसे पुराने और सबसे सुदृढ़ प्रजातांत्रिक देश दो हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन। जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, वहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन इन नियुक्तियों पर अमेरिकी सीनेट की सहमति आवश्यक है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का आकार क्या हो, यह व्यवस्था वहाँ की कांग्रेस करती है, जो हमारी संसद के समकक्ष है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वहाँ की विधायी संस्था अर्थात कांग्रेस द्वारा की जाती है। अमेरिका का संविधान सन 1789 में लागू किया गया था। उसी वर्ष 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस प्रकार जबकि भारत का प्रजातंत्र 75 वर्ष पुराना है, वहीं अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था 230 वर्षों से सुचारू रूप से चल रही है और आज अमेरिका विश्व का सर्वाधिक संपन्न और शक्तिशाली देश है। दूसरी और भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन की है, जहां सन
1721 में रॉबर्ट वॉलपोल ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस प्रकार ब्रिटेन में यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था 300 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वहां के राजा प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। प्रधानमंत्री ऐसी नियुक्तियों के लिए एक विशेष चयन समिति से परामर्श करने के बाद करता है। इस समिति में मुख्य न्यायाधीश तो एक सदस्य के रूप में रहता है, लेकिन अन्य सदस्य सर्वोच्च न्यायालय से उनका कोई संबंध नहीं रहता, जो बाकी सदस्य रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि इन दोनों ही देशों में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव तथा संसद अथवा लेजिस्लेचर ही सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, न कि जज स्वयं, जैसा कि वर्तमान में भारत में हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू कई बार कर चुके हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भी इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि ऐसी नियुक्तियों के लिए बेहतर ये होगा कि संसद द्वारा पारित उस विधान के अनुसार किया जाए जिसमें कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की व्यवस्था करने को कहा गया था। इस संस्था में भारतीय सरकार के प्रतिनिधि भी रहेंगे तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता से हो सकेगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विधेयक को वापस कर दिया। स्पष्टतः वह कॉलेजियम व्यवस्था को जारी करना चाहता है जिस पर संसद का अथवा कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी एक तरफा व्यवस्था न तो तर्कसंगत है, न ही भारतीय प्रजातंत्र के दूरगामी हित में। कारण स्पष्ट है, किसी भी देश की संसद उसकी सर्वोच्च संस्था होती है। चूंकि वह संस्था पूरे देश के जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है, कानून बनाने का अधिकार भी केवल संसद को ही होता है। न्यायपालिका तो केवल उन कानूनों की व्याख्या करती है। अतः उसके द्वारा संसद द्वारा अनुशंसित कानून की अवहेलना करना एक गलत संदेश देता है। तो मेरे विचार में उचित तो यही होगा कि कॉलेजियम व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर दिया जाए, जो पूर्णतः अपारदर्शी तथा अप्रजातांत्रिक है। अब मैं दूसरे विषय की चर्चा करूंगा, और यह विषय है जो अभी सुर्खियों में भी है, हमारा पड़ोसी और शत्रु देश चीन। चीन की कुल आबादी वर्तमान में 141.2 करोड़ है, जो विश्व में सर्वाधिक है। लेकिन चीन की जनसंख्या की औसत आयु 38.4 वर्ष है, जो स्पष्टतः संकेत देता है कि धीरे धीरे वहाँ के युवा वर्ग जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वह कम हो रहा है। साथ ही वर्ष 2022 में चीन का सकल उत्पाद दर अर्थात जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 3% ही रह गया, जो कि विगत 50 वर्षों में सबसे कम है। इसके कई कारण हैं। एक तो चीन के अधिनायकवादी शासन ने जीरो कोविड नीति के अंतर्गत लोगों को घर से निकलने ही नहीं दिया। स्वभावतः चीन का उत्पादन और निर्यात दोनों ही घटे हैं। चीन के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्रों जैसे शंघाई, शेनज़ेन तथा ज़ेंगजाऊ में काम ठप सा हो गया। बेरोजगारी की दर भी बढ़कर 5.5% हो गई। चीन का रियल्टी अर्थात भवन निर्माण क्षेत्र उसमें भी भारी गिरावट आ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से भी जो विश्वव्यापी मंदी आई है, उसका प्रतिकूल प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसके विपरीत भारत अभी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सन 2022-23 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर 7% तक रह सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। भारत के पक्ष में कुछ और बातें हैं। प्रथम तो यह है कि इसी वर्ष भारत चीन की 141.2 करोड़ की जनसंख्या को पार कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र, सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। लेकिन विशेष बात यह है कि इस जनसंख्या का 35% हिस्सा तो 20 वर्ष से कम आयु वालों का है। साथ ही 65% हिस्से में 35 से कम आयु का एक विशाल वर्ग है। इस प्रकार अगले वर्षों में भारत के पास लगभग 90 करोड़ की जनसंख्या का
एक विशाल युवा वर्ग उपलब्ध रहेगा जो भारत को निकट भविष्य में विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने में अपना योगदान दे सकता है। यदि यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।